नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात और राजस्थान में 2 आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में आयुर्वेद की परंपरा ने देश में फायदा किया। कोरोना काल में हल्दी समेत बाकी चीजों ने इम्यूनिटी बूस्टर का काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। साथ ही दुनिया के करीब 100 से ज्यादा जगहों पर आयुर्वेद की औषधि को लेकर रिसर्च किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि यह हमेशा से स्थापित सत्य रहा है कि भारत के पास आरोग्य से जुड़ी कितनी बड़ी विरासत है। इस ज्ञान को आधुनिक जरूरतों के मुताबिक विकसित किया जाना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश आज इलाज की अलग अलग पद्धतियों के इंटीग्रेशन के लिए एक के बाद एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इसी सोच ने आयुष को देश की आरोग्य नीति का अहम हिस्सा बताया। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत अब टुकड़ों में नहीं, होलिस्टिक तरीके से सोचता है। देश में सस्ते और प्रभावी इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर वेलनेस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को मानव विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी इस बार भी खास तरीके से दिवाली मनाने की तैयारी में है। पीएम इस बार जैसलमेर बॉर्डर पर भारतीय सेनाओं के साथ जवानों के साथ दिवाली का जश्न मनाएंगे। पीएम मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी दिवाली का त्योहार जवानों के साथ मनाते हैं। पीएम मोदी ने इससे पहले जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत कई जगहों पर जवानों के बीच जाकर दिवाली मनाई। पीएम मोदी इस दौरान जवानों से मुलाकात करते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, मिठाई खिलाते हैं। अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव मनाया जाना है। अयोध्या में 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे। अपने ही विश्व रिकॉर्ड को अयोध्या फिर से तोड़ेगा। अद्भुत सरयू आरती का आयोजन होगा। अयोध्या की जनता इस आयोजन को लेकर काफी उत्साहित है। इसमें शामिल होने के लिए देश भर के लोग आए हैं। भव्य दीपोत्सव की तैयारी में अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई। कोरोना संकट काल को देखते हुए सरकार ने इस आयोजन में शामिल होने के लिए लोगों से सीमित संख्या में पहुंचने की अपील की, लेकिन श्रद्धालुओं की भावनाओं को रोकना मुश्किल दिख रहा। सरयू तट पर लागों की संख्या में झिलमिलाते दीपों के बीच संस्कृतियों और लोक कलाओं की सतरंग की छटा 16 श्रृंगार कर सजी अयोध्या को अद्भुत और अलौकिक बनाएगी। रामायण के 11 प्रसंगों पर आधारित झांकियां निकलेंगी जो साकेत महाविद्यालय से राम कथा पार्क तक जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करेंगे और रामलला के सामने दीपक जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे। रघुनंदन के स्वागत के लिए अयोध्या में संस्कृतियों की सतरंगी छटा बिखरेगी। गुजरात से लेकर बुंदेलखंड तक 7 अनूठी संस्कृतियों के दर्शन सरयू तट पर एक साथ होंगे। योगी सरकार ने दीपोत्सव को खास बनाने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, ब्रज और बुंदेलखंड के लोक कलाकारों के साथ ही स्थानीय कलाकारों को भी अयोध्या आमंत्रित किया। दीपोत्सव के जरिए योगी सरकार खासतौर से बुंदेलखंड के लोक कलाकारों को विश्वस्तरीय मंच देगी। राज्य सरकार के संस्कृति विभाग ने बुंदेलखंडों की दीवारी टोली को विशेष तौर पर दीपोत्सव में शामिल किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। विशेषज्ञों और सरकारी एजेंसियों का कहना है कि दिवाली की रात दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच सकती है। AQI 344 पाया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 4 नवंबर से 9 नवंबर तक दिल्ली में लगातार 6 दिनों तक प्रदूषण स्तर गंभीर श्रेणी में बना रहा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले दिल्ली के पड़ोसी शहरों के वायु गुणवत्ता सूचकांक फरीदाबाद में 304, गाजियाबाद में 328, नोएडा में 305, ग्रेटर नोएडा में 327, गुड़गांव में 293 दर्ज किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण, कोरोना केस की रफ्तार और सामूहिक लक्ष्मी पूजन के बारे में बात की। केजरीवाल ने कहा कि हम बीते कई साल से देख रहे हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है, जिसका ये बड़ा कारण पराली का जलाया जाना। केजरीवाल ने कहा कि देश में कृषि के अग्रणी संस्थानों में से एक पूसा इंस्टीट्यूट ने पराली को जलाए बिना गलाकर खाद में बदलने का तरीका ढूंढ लिया है। उनकी इस नई खोज को दिल्ली सरकार ने आगे बढ़ाया।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में इस वक्त कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसमें एक बड़ी वजह प्रदूषण है। अगर प्रदूषण थम गया है तो कोरोना भी काफी हद तक नियंत्रित होगा। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रहे। केजरीवाल ने एक बार फिर याद दिलाया कि दिवाली के दिन दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को सामूहिक लक्ष्मी पूजन करना है। वो उनके सभी मंत्री अक्षरधाम मंदिर पहुंचकर लक्ष्मी पूजन करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान जथेबंदियों ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें 29 किसान जथेबंदियों ने कृषि कानून को रद्द करने और एमएसपी पर रुख साफ करने की मांग की। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एमएसपी पर कहा कि एमएसपी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, वो पहले ही की तरह ही चल रही है। इतना ही नहीं, बैठक में मालगाड़ियों के ना चलने पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर समेत सोम प्रकाश यानी गेरवाल भी मौजूद रहे। महाराजा रणजीत सिंह जी के जन्मदिवस के मौके पर शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया। सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर कहा कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी के जन्मदिवस के मौके शूरवीर और न्यायप्रस्थ महाराजा को श्रद्धांजलि। धर्मों का सम्मान करने वाले और समाज में भाईचारा का सांझ वाले खालसा राज में उन्होंने सरबत के भले की आदर्श मिसाल कायम गई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के जन्मदिवस पर उन्हें याद किया, श्रद्धांजलि दी। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि मैं अपने पंजाबी साथियों के साथ मिलकर शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी के जन्मदिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे भारत के महानायकों में से एक हैं। उन्होंने सिखों की सैन्य और राजनीतिक तौर पर एकजुट किया। उनका जीवन और उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता है। लुधियाना में श्री पटना साहब के जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह ने कहा कि श्री करतारपुर साहब का कॉरिडोर अब श्रद्धालुओं के लिए खोलना चाहिए, जिसका श्रद्धालु लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान ज्ञानी रणजीत सिंह ने लोगों से कोरोना नियमों को पालन करने की अपील की और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र स्वरूप के साथ बेअदबी मामले की जांच को तेज करने की अपील की। इस दौरान रणजीत सिंह ने एसजीपीसी के चुनावों को लोकतांत्रिक बताते हुए फैसले का स्वागत किया। मानसा के शहरी और ग्रामीण में शिरोमणि अकाली दल ने अध्यक्षों की नियुक्ति की। हरसिमरत कौर बादल की अध्यक्षता में प्रेम कुमार अरोड़ा को मानसा शहर का अध्यक्ष बनाया गया और गुरमीत सिंह को मानसा ग्रामीण की नियुक्ति की। दोनों नवनियुक्त अध्यक्षों ने पार्टी हाईकमान का आभार जताया और कहा कि जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बठिंडा का दौरा किया। इस बीच उन्होंने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और सभी के सुख की कामना की। जालंधर के पटाखा मार्केट में दुकानदार पटाखा बेचने को तैयार बैठे, लेकिन हर साल की तरह इस साल पटाखों की बिक्री नहीं हो रही, जिससे दुकानदार परेशान। जय जवान जय किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दलजीत सिंह औलख ने पटियाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपिता घोषित करते हुए डॉक्टर दलजीत सिंह ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने समूचे विश्व को शिक्षा दी। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से किसान शंभू बैरियरों पर विरोध कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को पंजाब के अलग अलग संगठनों के पंथ प्रचारक अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे, जहां प्रचारकों ने कहा कि सिख पंथ किसानों के पक्ष में है, क्योंकि किसान देश हितैषी हैं और अपने हकों के लिए सड़कों पर धरना देने के लिए मजबूर। सभी पंथ प्रचारकों ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हुए किसानों को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही। बठिंडा के खालसा स्कूल में अध्यापकों के आपसी झगड़े का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक झगड़े की शुरुआत तब हुई जब एक अध्यापक को उनकी कुर्सी से हटाकर दूसरी की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा गया।
स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि नए अध्यापकों के एक दूसरे कमरे में व्यवस्था की गई है, लेकिन किसी टीचर का कोई अधिकार नहीं छीना गया। फाजिल्का पुलिस और टैक्सी ड्राइवरों से खफा होकर एक टैक्सी ड्राइवर ने लाइव होकर नहर में छलांग लगाने की बात कहकर उसके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 8 नवंबर को वरिंदर कुमार जो कि टैक्सी ड्राइवर हैं, उसका टैक्सी स्टैंड पर कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ था, जिसकी शिकायत करने पर थाना सिटी फाजिल्का में पहुंचा। वहीं थाने में उसके साथ मारपीट करने वाले लोग पहले से ही थाने में मौजूद थे, क्योंकि मारपीट करने वालों में शामिल व्यक्ति का भाई पुलिस थाने में मुंशी के तौर पर तैनात बताया जा रहा है। पीड़ित के इंसाफ नहीं मिला तो उसने फेसबुक पर लाइव होकर अपने साथ बीती बताई। फिलहाल पीड़ित टैक्सी ड्राइवर ने उसके साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जालंधर के बल्टन पार्क में पटाखों का कारोबार जारी, पर प्रशासन की तरफ से दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक ये दुकानें सिर्फ 10 बजे तक ही खोल सकते हैं, पर रात 10 बजे के बाद भी इनकी तरफ से दुकानें खोली जाएंगी, जिसके चलते शिवसेना समाजवादी के प्रधान नरेंद्र थापर ने इसकी निंदा की और कहा कि यह प्रशासन की मिलीभगत के साथ हो रहा है कि समय होने के बाद पटाखे बेचने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा। त्योहारों के सीजन को देखते हुए कोई शरारती तत्व किसी को नुकसान न पहुंचा सके, इसके चलते धुरी पुलिस ने चेतावनी देने के लिए एक फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च धुरी के डीएसपी दफ्तर से शुरू हुआ और पूरे धुरी का चक्कर लगाता हुआ वापस धुरी के थाना सिटी आकर खत्म हुआ। श्री मुक्तसर साहब में पुलिस के दावों की निकली हवा, सिर्फ युवक ने घर में घुसकर किया युवती पर तेजधार हथियार से हमला। घायल युवती को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। श्री मुक्तसर साहब में बदमाशों के हौसले बुलंद, जहां कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक शख्स से कार छीनने की कोशिश की। कोशिश में नाकामयाब बदमाशों ने शख्स पर फायरिंग की और मौके से फरार हुए। हालांकि फायरिंग शख्स घायल हो गया। फिलहाल घायल शख्स अस्पताल में भर्ती, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। गुरदासपुर के कलेरकला गांव में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। खन्ना के रामपुर में सतलुज नदी से एक पुलिस ने एक शव को बरामद किया। शव की पहचान 22 साल के चमकौर साहब के मनप्रीत सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि शव को यहां गला घोटने के बाद फेंका गया। पुलिस ने इस पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू की। मृतक मनप्रीत सिंह उर्फ सनी के पिता जसपाल सिंह ने पुलिस में बयान दर्ज कराया कि उनका बेटा एक मजदूर था। 9 नवंबर को माचीवाड़ा में उसके एक दोस्त का फोन आया। उसका बेटा अपने बैग में अपना मोबाइल फोन लेकर निकल गया। 10 नवंबर की रात को पुलिस से उन्हें सूचना मिली कि उसके बेटे का शव चकला कसाब गांव के पास सतलुज नदी में मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को मॉर्चरी में रखवाया है और जांच शुरू की। चंबा के चौगान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करीब 113 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों, पुलों, हॉस्टल और पार्किंग स्थल की आधारशिला रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी का प्रकोप अभी थमा नहीं है, इसलिए कोविड-19 के नियमों का पालन करें। चंबा के चौगान में करोड़ों की आधारशिला रखने से पहले सीएम जयराम ठाकुर को कार्यकर्ताओं ने शॉल और टोपी पहनाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बटियाल हल्के के संयुक्ता में भी 50 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने बटियाल के चुवाड़ी में पीडब्ल्यूडी का डिवीजन और 3 स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की। नगर परिषद कुल्लू में वोटर कार्ड बनाने के मामले तूल पकड़ता जा रहा है। कुल्लू कांग्रेस के महासचिव चुनेश्वर ठाकुर ने कहा कि वार्ड नंबर 8 में जो वोटर कार्ड रद्द किए गए हैं, वह प्रक्रिया बिल्कुल भी सही नहीं। वोटर कार्ड बनाने के लिए जो भी दस्तावेज लगाए जाते हैं, वो सब बिल्कुल सही थे और वही प्रक्रिया नगर परिषद कुल्लू के सभी वार्डों में अपनाई गई। नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 में भी सिर्फ वोटर कार्ड को रद्द किया गया, जबकि दूसरे वार्डों में इसी प्रक्रिया के साथ नए वोटर कार्ड रजिस्टर किए गए। वहीं ठाकुर का कहना है कि इससे साफ पता चलता है कि एसडीएम कुल्लू राजनीतिक दबाव में आकर काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर के मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। राजधानी शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन से डीसी ऑफिस तक रोष रैली निकाली और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धारा 144 तोड़ते हुए माल रोड पहुंचे और डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर दाम कम नहीं होते तो आंदोलन और होगा।
देश में 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा केस, 544 की मौत, 88 लाख से ज्यादा टोटल केस हुए, 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 122 मौतें, कुल मौतों का आंकड़ा 45,000 से ज्यादा, 84,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में 2,000 से ज्यादा केस, 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 11,000 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में 2,000 से ज्यादा केस, 4 लाख से ज्यादा मरीज ठीक, 22,000 से ज्यादा एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 17,000 से ज्यादा एक्टिव केस, एक दिन में 2,000 से ज्यादा केस सामने आए, मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना, 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा केस, 104 की मौत, 43,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने 1,000 से ज्यादा केस, मरीजों का आंकड़ा 8 लाख के पार, 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पंजाब में कोरोना का कहर बरकरार, पिछले 24 घंटे में 685 मामले सामने आए। पंजाब में संक्रमितों की संख्या 1,39,000 के पार, 5,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पंजाब में 1,30,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है और 4,000 से ज्यादा की मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर बरकरार, पिछले 24 घंटे में 765 नए मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 28,000 के पार पहुंच गई, 6,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हिमाचल में 21,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी और 405 की मौत। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 5 करोड़ के पार, 12 लाख से ज्यादा ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार, 87 लाख से ज्यादा ठीक हुए। कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान, कुल मरीजों की संख्या हुई 57 लाख के पार। रूस में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले, कुल मरीजों की संख्या 18 लाख के पार, अभी 4 लाख से ज्यादा केस एक्टिव, 32,000 से ज्यादा की मौत।